फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और आपका परिवार सुरक्षित होगा। ठीक है। तो जैसे कि फ्रेंड्स, हमारी एसएससी की प्रीवियस ईयर पे वाईक्यू सीरीज एक हमारे स्टार्ट है, तो उसी से रिलेटेड आज हमारी नेक्स्ट क्लास है। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ, आप लोग पुराने प्रीवियस ईयर जो मतलब ओल्ड क्लास, जो हमारे 2-3 क्लास हो चुके हैं, आप उसको रिवीजन कर रहे हो ना? एक दो बार आप एक बार मेरे साथ पढ़ रहे हो, फिर एक दो बार आप उसको और देना, क्योंकि एग्जाम्स और रिटन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस है और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है। उसे बाकी जो उस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट है, इसीलिए मैं और वो भी ऐड ऑन कर देती हूँ, क्योंकि क्या पता इस बार वो क्वेश्चन से रिलेटेड वो वाला फैक्ट पूछ ले, है ना? तो अपनी तरफ से मैं पूरा बाकी मतलब 10 लेती तो मैं 10 क्वेश्चन है, पर आपको एटलीस्ट मैं 40 से 50 क्वेश्चन का ओरिएंटेड दे रही हूँ। ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पूंजीवादी समाज में उत्पादित वस्तुओं को लोगों के बीच वितरित किया जाता है। पूंजीवादी पूंजीवादी वो समाज में उत्पादित वस्तुओं को लोगों के बीच वितरित किया जाता है। ठीक है। अब ये पूंजीवादी क्या होता है? एक सेकंड, खैर मैंने पूंजीवादी क्या होता है? एक होता है पूंजीवादी, मतलब जो हमारी सोसाइटी होती है वो 3 टाइप की होती है। जो हमारी अर्थव्यवस्था है, सोसाइटी हमारी कितने टाइप की है? सोसाइटी हमारी 3 टाइप की है। ठीक है। 2, 3 कौन कौन सी? पूंजीवादी, समाजवाद, पूंजीवादी, पूंजीवाद, समाजवाद और मिश्रित। ठीक है। पूंजीवाद में इसका जो ऑनरशिप, मतलब ये इसका ऑनरशिप कौन होता है? तो इसका ऑनरशिप प्राइवेट कंपनी होती है। प्राइवेट, इसकी ऑनरशिप कौन होता है? प्राइवेट। प्राइवेट। और एग्जांपल के लिए यूएसए, ये समाज के कल्याण के लिए होता है, और ये इसका गवर्नमेंट करता है। ऑनर इसका कौन होता है? गवर्नमेंट इसका ऑनर होता है। ये काहे के लिए होती है? लोगों के कल्याण के लिए होती है। लोगों के कल्याण के लिए होता है। और मिश्रित इसका जो ऑनरशिप है, इसका जो ऑनरशिप है वो दोनों के पास होता है। प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट दोनों के पास होता है। ठीक है। इसका ऑनरशिप दोनों के पास होता है। और बाकी इससे कुछ एक्स्ट्रा रिलेटेड फैक्ट मैं अब ये है सॉरी, ये पूंजीवाद, जैसे पूंजीवाद और समाजवादी अर्थव्यवस्था, इनमें अंतर क्या है? पूंजीवाद अर्थव्यवस्था क्या है और ये समाजवादी अर्थव्यवस्था ये क्या है? ठीक है। पूंजीवाद अर्थव्यवस्था वह आर्थिक व्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधनों का नियंत्रण निजी व्यक्ति, मतलब सपोज अगर मैं कोई बिस्किट की कंपनी लगा रही हूँ, तो उसकी ओनर मैं खुद होंगी। वो मेरा सामान कहाँ जाएगा, कहाँ नहीं जाएगा, तो मतलब वो जो कंपनी है वो पूरी खुद के कंट्रोल, मेरे खुद के कंट्रोल में रहेगी। ठीक है। और समाजवादी अर्थव्यवस्था में कि मतलब हम कोई काम करेंगे, कोई भी हम कंपनी लगाएंगे, तो वो लोगों के हित के लिए लगाएंगे। मतलब अब जैसे सपोज उसी किसी बिस्किट की कंपनी में हम लगाएंगे, पर उसका ऑनरशिप कौन है? गवर्नमेंट होगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जब होगा तो उसमें लोगों को रोजगार वो उत्पादित करेगा। समझ रहे हो ना? तो लोगों को तो मतलब वो लोगों के हित के लिए काम करेगा। जैसे इसका नियंत्रण इसका निजी, ये याद रखना, पूंजीवाद की अर्थव्यवस्था का नियंत्रण कौन होता है? हम खुद होते हैं। और समाजवादी अर्थव्यवस्था स्वामित्व कौन है? नियंत्रण राज्य के हाथों में होता है। ठीक है। मुख्य विशेषण, निजी स्वामित्व, लाभ कमाना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना। बाजार की शक्तियों, मांग और आपूर्ति द्वारा वस्तुओं, जैसे सपोज अगर हमारी अभी मांग चल रही है कि इस समय ना मतलब जैसे हाँ अभी अभी मतलब मान लो कि वो वाली क्या बोल रहे हैं, आपको इस समय पता है कि हमारे देश में ये जो वॉर चल रहा था, उसके कारण ये गैस सिलेंडर वगैरह महंगे हो गए। ठीक है। तो आप सोचो कि इस समय मतलब जो हीटर जो होता था बहुत बंद हो गया था। एक सीमेंटेड हीटर, मतलब एक तरह से बहुत अब आज के डेट पे आ गए थे, उसी के जगह लोग इंडक्शन यूज कर रहे थे, हीटर उटर वाला सिस्टम चला गया था। ठीक है। बट हर कोई तो देखो भले वो 5-3 हजार का ही आ रहा है, बट बहुत सारे लोग नहीं अफोर्ड कर सकता है। और हीटर जो 200, 300, 400 में मिल रहा है, तो देखो एक समय पहले जब उसकी मतलब जरूरत खत्म हो गई तो उसको बनाना बंद हो गया। पर अगर जरूरत है तो कोई चीज जरूरत के हिसाब से बनाए, वो किसके अंतर्गत आएगा? जरूरत के हिसाब से हम अगर कोई चीज बना रहे हैं तो वो पूंजीवाद के अंतर्गत आएगा। ठीक है। और हम वो चीज हमेशा समाज के कल्याण के लिए बनाएंगे, तो वो मतलब क्या बोलते हैं, समाजवाद के अंतर्गत आएगा। ठीक है। सरकार की भूमिका न्यूनतम, इसमें गवर्नमेंट बहुत कम हस्तक्षेप करती है। और उदाहरण के लिए भारत तो जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंदर एग्जाम्पल अमेरिका, ब्रिटेन, जो यूएस और ब्रिटेन। और इसमें जैसे समाजवादी अर्थव्यवस्था, सामाजिक कल्याण मुख्य उद्देश्य इसका होता है। सरकार द्वारा उत्पादित, वितरण और मूल्य निर्धारण किया जाता है। इसमें उसका मूल्य, उसका सिर्फ कंपनी बनाएगी, उसका मूल्य उसको कहाँ कहाँ पहुंचाना है, उसको क्या कैसे एक्सपोर्ट करना है, ये सारा चीज गवर्नमेंट देखेगी। समानता और आर्थिक न्याय पर बल दिया जाता है। समानता और आर्थिक न्याय पर बल दिया जाता है। और उदाहरण चीन, क्यूबा, उत्तर कोरिया। जो कोरिया है, चीन है, ये सब ये इनकी व्यवस्था कैसी है? समाजवादी अर्थव्यवस्था। अब भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? इसको मैं इसमें लिख देती हूँ। जो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित है।
मिश्रित है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये पूंजीवाद के लिए भी, इसमें पूंजीवाद भी आता है प्लस समाजवाद भी आता है। मतलब देखो, हमें कोई कंपनी लगानी भी है, ठीक है, हमें कोई चीज बनाना है, बनाने के थ्रू हम लोगों को रोजगार देंगे। और समाज के लिए क्यों बनाना है? क्योंकि कोई चीज वो ऐसा बनाएंगे कि जो समाज के लिए, मतलब लोगों के हित में बने, ठीक है, लोगों को खाने के लिए बने, लोगों के किसी चीज के लिए, मतलब एक तरह से उनकी जरूरतों को पूरा कर सके। तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी? भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिक्स्ड, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा? अब आते हैं क्वेश्चन में। पूंजीवादी समाज में उत्पादित वस्तुओं को लोगों के बीच वितरित किया जाता है। पूंजीवाद में लोगों की जरूरतों के आधार पर और क्रय शक्ति के आधार पर, लोगों की जरूरतों के आधार पर नहीं बल्कि क्रय शक्ति के आधार पर। ये तो गलत होगा, एक सेकंड, गलत होगा। सिर्फ लोगों की जरूरतों के आधार पर, सिर्फ देखो, ओनली वाले क्वेश्चन और ओनली वाले इनके बहुत रेयर चांस होते हैं सही होने के। अगला क्वेश्चन, खरीद शक्ति के आधार पर नहीं। इसका आंसर होगा फर्स्ट, लोगों की जरूरतों के आधार पर। मैंने बताया ना कि पूंजीवाद में कोई चीज तभी बनती है जब लोगों का, अब जैसे मैं बताया हीटर वाला बेस्ट, वो चीजें नहीं बनी थी, पर अभी वो चीजें, अभी उनको जरूरत पड़ी तो उसको फिर लोगों ने बनाया। अब बनाने के बाद जब जरूरत खत्म फिर से नहीं बनाएंगे, है ना। अगला क्वेश्चन है, मांग वक्र और आपूर्ति वक्र दोनों एक साथ बदलाव निम्नलिखित में से किस तरीके से हो सकता है? मांग वक्र और आपूर्ति वक्र दोनों एक साथ निम्नलिखित में से किस तरीके से हो सकता है? तो एक होता है ये मांग वक्र, ये है मांग वक्र, पॉजिटिव, मतलब कोई चीज, किसी चीज की डिमांड बढ़ेगी तब मतलब उसकी, किसी चीज की डिमांड बढ़ेगी तब उसकी उत्पादकता ज्यादा होगी, और किसी चीज की डिमांड नहीं बढ़ेगी तब भी उसका उत्पादन होगा। ये कौन सी, ये नेगेटिव मांग वक्र होता है और ये पॉजिटिव मांग वक्र होता है, ठीक है। तो इसमें क्या मांग वक्र होता है? आपूर्ति वक्र कोई बाईं ओर शिफ्ट होता है, मांग वक्र दाईं ओर शिफ्ट होता है, सही है, ये सही है। आपूर्ति और मांग दोनों बाईं ओर शिफ्ट होते हैं, ये भी सही है। तीसरे में है आपूर्ति और वक्र दाईं ओर शिफ्ट होता है और मांग वक्र बाईं ओर शिफ्ट होता है, ये भी सही है। 1 और 2 3। अगला क्वेश्चन है, कुछ कोशिका प्रकारों कौन सी संरचनात्मक परत मुख्यतः रूप से 4:3:3 के अनुपात में सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज और लिग्न जैसे कार्बोहाइड्रेट और मोम जैसे कुछ वसा युक्त पदार्थों से बनी होती है? कुछ सेल कोशिका घुलनशील, अब पहले ये जानो कि मतलब कोशिका घुलनशील, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका भित्ति, नाभिकीय। आंसर किसका होगा? कोशिका भित्ति, ठीक है। अब ये मतलब ये पूछ रहा है कि कुछ, मतलब कौन कौन से सेल्यूलोज की कुछ बनी होती है, कुछ हेमी सेल्यूलोज की, कुछ कार्बोहाइड्रेट की, तो वो कौन कौन सी चीजें। अब आते हैं इसका वो, तो आप ये जानो, एक होता है कोशिका भित्ति, एक होता है सेल वॉल, एक होता है सेल मेम्ब्रेन। इसको हम बोलते हैं, इसको बोला जाता है मतलब सेल वॉल, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, और कोशिका झिल्ली, ठीक। अब आते हैं फैक्ट्स में। फैक्ट ये है, जो कोशिका भित्ति होती है, ये कैसे होती है? तो ये डेड होती है, पहला फैक्ट तो यही, ये मृत होती है, डेड होती है, ठीक। ये जीवित होती है, लिविंग होती है, ये लिविंग होती है, ठीक। ये फुल पारगम पर, मतलब पूरी तरह से आर पार चीजें, फुल पारगम, और ये सेमी मेम्ब्रेन, अर्धपारगम। अर्धपारगम मतलब सेमी मेम्ब्रेन, सेमी, और एक चीज ये किसमें पाया जाता है? ये प्लांट में, इसको मैं दूसरे कलर से लिख देती हूँ, प्लांट, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ये ऑल सेल में, ठीक, ऑल सेल। अब एक चीज इसमें पूछता है कि प्लांट में जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? ये भी क्वेश्चन आता है, प्लांट में जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? प्लांट में जो कोशिका भित्ति होती है, ये प्लांट वाली तो सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज। बैक्टीरिया की किसकी बनी होती है? पेप्टीन की, पेप्टीन किसकी बनी होती है? पेप्टीन। फंगस की किसकी बनी होती है? काइटिन, ठीक। और ये सेमी मतलब कोशिका झिल्ली में ये किसकी बनी होती है? प्रोटीन प्लस लिपिड, प्रोटीन प्लस लिपिड की बनी होती है, ठीक है। इसको फास्फोलिपिड भी कहते हैं।
फास्फोलिपिड, ठीक है। तो किसकी बनी होती है? 4:3 सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट जैसे क्या होता है? कोशिका भित्ति में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक पदार्थ की सांद्रता की प्रथम घात के समानुपाती होती कहलाती है। शून्य प्रथम क्रम अभिक्रिया, तृतीय क्रम अभिक्रिया, द्वितीय क्रम अभिक्रिया, प्रथम क्रम अभिक्रिया। आंसर होगा प्रथम क्रम अभिक्रिया। क्या होगा? प्रथम क्रम अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य एक छत्र है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रदर्शन कलाएं आती है, जिसके सिद्धांत और आभास का पता संस्कृत ग्रंथ नाट्यशास्त्र से लगाया जा सकता है। पाणिनि द्वारा रचित पाणिनि ने क्या लिखा था? अष्टाध्यायी। क्या लिखा था इन्होंने? अष्टाध्यायी। पतंजलि ने क्या लिखा था? पतंजलि ने क्या लिखा था? अगले पेज में लिखती हूँ। पतंजलि ने क्या लिखा था? पतंजलि ने लिखा था महाभारतयान। महाभारतयान। इसके बाद भरत मुनि ने क्या लिखा था? भरत मुनि ने क्या लिखा था? अरे व्हाट इज दिस? भरत मुनि ने क्या लिखा था? भरत मुनि ने क्या लिखा था? नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र लिखा था। और शिल्पा अधिकरम इंडो चतुर्नर ने मणि में कलाई किसने लिखा था? चतुर्नार ने। ये किससे रिलेटेड है? ये इसका संबंध है थ्री लव स्टोरी से। साउथ की बुक है, साउथ बुक लव स्टोरी है। कौन है वो? कोवलन और कन्नगी पति पत्नी रहते हैं। कोवलन और पति ये पत्नी रहती हैं, ठीक है। फिर ये दोनों एक बार ऐसे डांस देखने जाते हैं, तो जो डांसर रहती है वो उनको इनको उससे प्रेम हो जाता है। उसका नाम क्या रहता है? माधवी। तो वो फिर माधवी से शादी कर लेते हैं, परंतु माधवी इनको धोखा दे देती है। ये इसको चीट की फिर कोवलन फिर से कन्नगी के पास चला जाता है। कन्नगी इनको अपना लेती है। इसलिए आपको पता है कन्नगी की ना प्रेम के प्रतीक के रूप में साउथ में पूजा होती है, ठीक है। तो इनकी यही लव स्टोरी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य गोवा से संबंधित नहीं है? क्या पूछा? गोवा से संबंधित नहीं है, वो तो होगा घूमरा। ये कहाँ का? ये ओडिशा का है घूमरा, ठीक है। ओडिशा का। और घूमरा, डंडा नाचा, और है दलखाई, और है पुआ डांस भी एक होता है। पुआ ये कहाँ का है? ओडिशा का है, ठीक। ये दशावतार, धनधंधेरी, ये तीनों गोवा के हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कि जनजातियों का प्रमुख त्योहार खारची पूजा, गरिया पूजा, केर पूजा, बिजू महोत्सव, तीर्थ मुख महोत्सव, अष्टगंगा पूजा, लंपरा पूजा, वत्सका, त्रिपुरा, गरिया पूजा, खर्ची पूजा, केर पूजा, ये मुख्य रूप से कहाँ के हैं? त्रिपुरा के हैं। कहाँ के हैं? त्रिपुरा। कौन कौन से हैं? ये पहले देखो, खर्ची पूजा, गरिया पूजा, केर पूजा, ये तीनों, बिजू तीर्थ महोत्सव, अष्टगंगा पूजा, लामरा पूजा, बा महोत्सव, ये कहाँ के हैं? त्रिपुरा के। बाकी यहाँ और भी दिया है, जैसे गोवा के और क्या क्या है? अच्छा चलो छोड़ो, ये बताओ तेलंगाना का क्या है? फुगड़ी, तेलंगाना मुट्ठी पटाई, तेलंगाना का क्या है? बथुकंबा। एक सेकंड रुको, मैं लिख रही। तेलंगाना, ये कहाँ का तेलंगाना का क्या है? आंसर तो इसका फर्स्ट होगा। ऑप्शन ले लेते हैं क्योंकि स्पेस चाहिए। तेलंगाना का क्या क्या है? तेलंगाना बथुकंबा, बोनालू, नबोगा, जात्रा। बथुकंबा, बोनालू और धानु जात्रा, ठीक है। तमिलनाडु का क्या है? तमिलनाडु का पोंगल, अटुकल पोंगल तमिलनाडु का है, और अटुकल पोंगल कर्नाटक केरल का है, ठीक है। ये ध्यान रखना। पुंथाड़ू
और न्याव्य अंजलि, नाट्य अंजलि, और थाईपुसम, थाईपुसम तमिलनाडु का थाईपुसम था, यहाँ का ये न्यू ईयर है, क्या है, न्यू ईयर, न्यू ईयर। और बाकी ठीक है, क्वेश्चन क्या था हमारा, तो तेलंगाना आंसर। जनजाति गरिया पूछा कि कहाँ के, नहीं नहीं त्रिपुरा, तेलंगाना क्यों लगा, त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, भारत ने पहली बार में ओलंपिक खेलों में भाग लिया कब, 1908 में, 1900 में, 1922 में, 1904 में, कब लिया था भारत ने भाग, तो 1900 में, किसमें लिया था, 1900 में। कुछ और भी चलिए फैक्ट्स जानते हैं ओलंपिक के बारे में। ओलंपिक खेलों का इतिहास, प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत कहाँ से हुई थी, ग्रीस, एथेंस ग्रीस से हुई थी। कब, हर 4 साल में होता है। आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत 1896 में हुई। फ्रांस के किसने की थी, फ्रांस के पियरे डी कुवर्टीन को आधुनिक ओलंपिक का जनक किसे बोला जाता है, फ्रांस के पियरे द कुवर्टीन को बोला जाता है। पहले आधुनिक ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था, 1896 में, एथेंस ग्रीस, एथेंस में हुआ, ठीक है। प्रमुख मील के पत्थर 2024 में कहाँ हुआ, पेरिस ओलंपिक में, और 2000 पेरिस में, हाँ ठीक है। और 2020 में कहाँ हुआ था, टोक्यो में हुआ था। ओलंपिक के प्रतीक, ओलंपिक ये देख रहे हो, ये 4 प्रकार के, ये ओलंपिक का सिंबल है। इसका मतलब क्या होता है, 5 प्रकार की रिंग होती है, रिंग जिसमें ब्लू, ओलंपिक का जिसमें नीला, पीला, काला, हरा, लाल, हाँ। तो नीला, नीला कहाँ का है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। पीला कहाँ का है, यूरोप का है। पीला कहाँ का है, यूरोप का है। काला कहाँ का है, साउथ अफ्रीका का है। हरा कहाँ का है, हरा है ये एशिया का। और ये रेड कहाँ का है, वो है वो ऑस्ट्रेलिया का, ठीक। और ये लिखा भी है, ओलंपिक ध्वज सफेद पृष्ठभूमि पर 5 रिंग, प्रेस्टीज, ये लिखा है। भारत और ओलंपिक, भारत ने पहली बार 1900 में पेरिस ओलंपिक में भाग लिया। भारत का पहला पदक व्यक्तिगत रूप से नॉर्मन पिचर्ड ने पर ये गए थे फ्रांस घूमने, फिर उन्होंने 2 उसमें नॉर्मन पिचर्ड ने 2 गोल्ड जीता था, ठीक है। और फर्स्ट वुमेन ज्वाइन किया था 1920 में, फर्स्ट वुमेन। और स्वतंत्रता के बाद भारत ने नियमित रूप से ओलंपिकों में भाग लेना शुरू किया। हाल ही में वर्ष में कई पदक जीते। अभिनव बिंद्रा, पीवी सिंधु, नीरज चोपड़ा। अभिनव बिंद्रा पहले व्यक्ति थे जिन्होंने शूटिंग में पहला गोल्ड लेके आया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 कितने दिनों का काम प्रदान करता है, ये तो 2005 10 दिनों का। एक चीज अब इसमें बताते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि अभी इसमें अमेंडमेंट किया। देखो क्या होता है कि 2005 में पहले बनता है नरेगा एक्ट, आता है नरेगा, नरेगा एक्ट आया 2005 में, ठीक है। फिर ये बन जाता है, फिर ये लागू कब हुआ, लागू 2006 में, ठीक है। फिर ये एमजी नरेगा कब बनता है, इसके बाद 2 अक्टूबर 2009 में इसको चेंज करके एमजी नरेगा कर दिया गया, एमजी नरेगा, कब, 2 अक्टूबर 2009 में, ठीक, एमजी नरेगा। और इसमें कितने दिन का रोजगार दिया गया, 100 दिन का। अब 2026 में क्या किया गया है, 2025 में एमजी नरेगा को चेंज करके वीवीएमजी नाम, इसको चेंज करके बीबीएमजी राम जी, बीबीएमजी राम जी कर दिया गया है। कब, 2025 में। कब किया गया है, 2025 में। लागू कब से हुआ, ये लागू भी हो गया 1 जुलाई 2026 से ये लागू हो गया। इसमें इसमें कितने दिन का रोजगार दिया जा रहा है, 125 दिन का, 125 डे का रोजगार गारंटी, ठीक। इसमें 125 दिन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये चीज रखना, क्योंकि बीवी राम जी, अब इसका बीवी राम जी का फुल फॉर्म क्या है, विकसित भारत मतलब मिनिस्टर ग्राम रोजगार गारंटी एक्ट, ठीक। विकसित भारत महात्मा गांधी रोजगार नहीं, विकसित भारत महान रोजगार आजीविका मिशन ग्राम, ठीक। 2025 में हुआ, लागू कब से हुआ, ये चेंज कब हुआ, ठीक। इसमें भी ये भी चेंज याद रखना, ठीक। ये नरेगा बनता है, नरेगा फिर से कब, नरेगा एक्ट कब आता है, 2006 में। लागू कब होता है, 2005 में एक्ट आता है, 2006 में लागू होता है। एमजी नरेगा कब बनता है, 2009 में। कितने दिन का रोजगार फिर उसमें तय किया गया, 100 दिन का उनको दिया जाता है जिनके पास अनएम्प्लॉयड लोग हैं, ठीक है, जो पढ़े लिखे नहीं है, उनको 100 दिन का रोजगार दिया जाता है, ठीक। अब इसको 2025 में चेंज करके 125 दिन का रोजगार देने की गारंटी हुई है। और इसका नाम चेंज करके एमजी नरेगा से बीबीएमजी नरेगा कर दिया गया, बीबीएमजी नरेगा, ठीक है। एमजी राम जी, बीबीएमजी राम जी, ठीक कर दिया गया, ठीक। और कितने दिन का, 105 दिन का। लागू कब से, 1 जुलाई 2026 से लागू हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
स्वतंत्रता के बाद भारत में जनगणना अधिनियम वर्ष में लागू किया गया, मतलब स्वतंत्रता के बाद जनगणना अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो इसका आंसर तो होगा 1962 में। कब किया गया था? 1962 में। अधिनियम वर्ष नहीं, स्वतंत्र 1962 में नहीं किया था, 1960 में तो वो 1962 में इनकी पहली बार जनगणना होती है 10 के आधार पर। क्या भारतीय जनगणना 1962 ही होगा, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन क्या था? हाँ, अब जनगणना पहली बार जनगणना स्टार्ट कब होती है? पहले कुछ इसके फैक्ट्स बता दूं। जनगणना पहली बार स्टार्ट कब होती है? 1872 में। किसकी? मियो के शासनकाल में। मियो नहीं, मतलब मियो है, मियो, ठीक, मियो के शासनकाल में। फिर पर ये मतलब ऐसे 10 की जनगणना नहीं थी, ये तो ऐसे नॉर्मल कर दिया था। इसके बाद आती है 1981, इसके बाद 1881 में 10 की जनगणना। कब? 1800 किसके? रिपन के कार्यकाल में, रिपन के शासनकाल में, ठीक है। इसके बाद इस समय अध्यक्ष कौन थे? इस समय अध्यक्ष थे WC प्लाउडेन, ठीक, WC प्लाउडेन थे, ये ध्यान रखना। 10 की। अब एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि आजादी के बाद 1900 एक्ट में, और इसका एक्ट कब? आजादी के बाद एक्ट पास 1948 में। 1948 में। अब अगर 10 की जनगणना हम पूछे, मतलब आज तक में कितनी बार हुई, तो 2011 की जो जनगणना थी, अब 2026 में हो रही है, ठीक है। बताती हूँ फिर 2011 की जो जनगणना थी, तो अगर कौन से नंबर की जनगणना थी, तो ऐसा पूछे तो ये 15वें क्रमांक की थी। पर स्वतंत्र पूछे तो ये 7वें क्रम की थी। कौन से क्रम की? 7वें क्रम की जनगणना थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष सी चंद्रमौली साहब थे, ठीक है, 7वें क्रम की। और थीम क्या था? आवर सेंसस आवर फ्यूचर, इतनी चीजें आपको इसके क्रम में याद पता ही होनी चाहिए। ये है जनगणना के बारे में, ठीक है। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे कि अब कुछ चीजें और एक्स्ट्रा, जैसे भारत की जनगणना 2011 में कौन से क्रम की थी? 7वें क्रम की थी, ठीक है। जनगणना 2011 में आयोजित, ठीक है, संदर्भ कौन से भैया? भारत की 15वीं जनगणना थी। कौन से 15वीं में? बताइए ना, कि स्टार्टिंग से हम अगर गिन रहे तो 15वीं, पर स्वतंत्र भारत की 7वीं थी। पिछली जनगणना 2001 में, अगली जनगणना 2021 में होती, पर 2021 में नहीं हुई। क्यों? क्योंकि कुछ ये मतलब कोविड वगैरह का कुछ इशू था, तो उसको 4 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया था। अब जाति, हमारे भारत में पहली बार जातीय जनगणना हो रही है, इसको भी मैं यही नोट कर दूं। जातीय जनगणना, फर्स्ट जातीय जनगणना 2026, फर्स्ट जातीय जनगणना 2026 में हो रही है, जातीय आधार पर, ठीक है। और कुल जनसंख्या इतनी थी, इसमें पुरुष ये तो ठीक है, इसमें महिलाएं 940 थी। 1000 पुरुष में जनसंख्या वृद्धि 2001 से 2000 तक में 17% की वृद्धि हुई थी। कितने परसेंट की? 17.64। और साक्षरता में पहले में केरल था, और लास्ट में अगर राज्य में पूछे तो फर्स्ट में सर्वाधिक साक्षरता में केरल था, और सबसे न्यूनतम में बिहार था, ठीक है। और सर्वाधिक जनसंख्या में उत्तर प्रदेश था, और सबसे कम जनसंख्या में वो क्या बोलते, मतलब माइनस में जिसकी गई थी, नागालैंड था, ठीक है। इसके बाद बाल, और अगर मैं पूछूं कि SC में सर्वाधिक जनगणना, मतलब और यूनियन टेरिटरी में, तो यूनियन टेरिटरी में सर्वाधिक दिल्ली में है, ठीक है, और सबसे कम लक्षद्वीप में है, ठीक है। किसी दिन मैं 2000 सेंसस का पूरा मैं क्लास ही ले लूंगी, ठीक है। बाकी और क्या बता सकती हूँ? साक्षरता में केरल में बताई दी। आवर सेंसस आवर फ्यूचर इसकी थीम थी। कौन से क्रम की? 7वें क्रम की थी। बाकी ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कुछ किसी दिन मैं एक दिन स्पेसिफिक इसी चीज की मैं क्लास ले लूंगी, सेंसस की पूरी, ठीक है। ठीक है, अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और प्लीज मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करो। कोई चीज नहीं समझ में आ रही है आप कमेंट सेक्शन में प्लीज बताओ, ठीक है। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। Welcome to Study with Arpana. Don't forget to like, share it with your friends, and subscribe to our channel. Press the bell icon for watching.